हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइनिंग मून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आज बात करेंगे अधिगम, स्थानांतरण या अंतरण के बारे में। तो हमने सिद्धांतों के जो अधिगम के सिद्धांत है उनको पढ़ लिया था। जो स्किनर का सिद्धांत था, थार्डाई का सिद्धांत था, पावलोव का सिद्धांत था और ब्रूनर जो भी सिद्धांत है उनको हमने विस्तार पूर्वक देखा। आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। और अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत। तो शुरू करते हैं अधिगम स्थानांतर सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं अधिगम स्थानांतर सिद्धांत किसे कहते हैं। एक स्थिति में अधिगम स्थानांतर सिद्धांत किसे कहते हैं? एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान या कौशल का दूसरी स्थिति में क्या करना? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जब एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान या कौशल का उपयोग दूसरी स्थिति में करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब हम देखते हैं जो सोरेनसन महोदय ने बताया कि सोरेनसन के अनुसार स्थानांतरण एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल या जो प्रयोग है उनका दूसरी स्थिति में प्रयोग ही स्थानांतरण कहलाता है। इसके अलावा अंडरवुड जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, अंडरवुड, उन्होंने बताया कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ कौशल का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रयोग करना या नए कौशल का पूर्व जो अर्जित अनुभव है उनका प्रयोग करना स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तमान स्थिति में पूर्व जो अनुभवों का प्रयोग करना ही स्थानांतरण कहलाता है। ये किसने बताया था? ये अंडरवुड ने बताया था। तो हम देखते हैं एक स्थिति में अर्जित ज्ञान व कौशल का प्रयोग दूसरी स्थिति में करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक स्थिति में अर्जित ज्ञान व कौशल का प्रयोग दूसरी स्थिति में करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसके अनुसार हम देखते हैं सोरेनसन के अनुसार। तो सोरेनसन महोदय ने क्या बताया है? सोरेनसन ने बताया एक स्थिति में अर्जित ज्ञान, एक स्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, अनुभव का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक स्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, अनुभव का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। उसके अगर हम देखते हैं जो अंडरवुड है, अंडरवुड वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा था अधिगम स्थानांतरण के बारे में? अंडरवुड ने कहा कि एक स्थिति, वर्तमान स्थिति, अंडरवुड ने क्या बताया? वर्तमान स्थिति में पूर्व के अनुभवों का प्रयोग करना। तो अंडरवुड ने इसकी परिभाषा बताई, वो बताई है वर्तमान स्थिति में पूर्व के अनुभव का प्रयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो एक स्थिति में अर्जित ज्ञान व कौशल का प्रयोग दूसरी स्थिति में करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। सोरेनसन महोदय के अनुसार एक स्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, अनुभव का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण है। इसके अलावा अंडरवुड ने बताया कि वर्तमान स्थिति में पूर्व के अनुभव का प्रयोग, अगर वर्तमान स्थिति है उसमें पूर्व के अनुभव का, पूर्व के एफर्टों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखते हैं? अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम
स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण वैसे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। 3 अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं। तो हम इंडेक्स वाइज इसके देखते हैं किस प्रकार होता है। पहले हम देखते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। कौन सा हो गया? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। दूसरा है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम स्थानांतरण। कौन कौन से हो गए? 3 अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम। इनमें देखते हैं सकारात्मक में समय व ऊर्जा कम लगती है। इसमें क्या होता है? जो सकारात्मक स्थानांतरण है उसमें समय व ऊर्जा कम लगती है। इसके अलावा नकारात्मक में समय व ऊर्जा अधिक लगती है। क्या होता है? समय व ऊर्जा कम लगती है सकारात्मक में, नकारात्मक में समय व ऊर्जा अधिक लगती है। क्या लगती है? समय व ऊर्जा अधिक लगती है। इसके अलावा शून्य अधिगम में, शून्य उदासीन अधिगम इसको कहते हैं, तो ये उदासीन रहता है, ना तो समय लगता है ज्यादा और ना ही ऊर्जा लगती है। ये शून्य रहता है, बिल्कुल भी ना के बराबर ये स्थानांतर होता है। अब हम 1 बाय 1 इसका पढ़ते हैं कि सकारात्मक अधिगम सिद्धांत किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है, इसकी उदाहरण के बारे में। अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या हो गया? जब एक परिस्थिति में क्या होता है? जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हमारा सहयोग करे या क्या करे, हमारे लिए मददगार साबित हो, तो इसे क्या कहते हैं? सकारात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे अगर हमने संस्कृत भाषा सीख ली है तो संस्कृत भाषा तो हिंदी की जो व्याकरण है वो संस्कृत भाषा की व्याकरण लगभग सेम होती है, तो हिंदी का सीखा हुआ ज्ञान संस्कृत भाषा में हमारे लिए सहायता बनता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कोई हमने गिटार बजाना सीख लिया है तो हम वायलिन आसानी से बजा सकते हैं। तो हम देखते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहयोग करे। क्या करे? सहयोग या मदद करे तो उसे सकारात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। सकारात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। अधिगम अंतरण कहते हैं। क्या अर्थ हो गया? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहयोग या मदद करे तो उसे सकारात्मक अधिगम अंतरण सिद्धांत कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण अगर आप देखते हैं तो भाषा के बारे में देखते हैं। जो लैंग्वेज होती है वो है हिंदी लैंग्वेज। अगर आप हिंदी भाषा पर अगर हमारी हिंदी भाषा पर कमांड है, अगर हिंदी भाषा पर हमारा क्या है, हिंदी भाषा सीख लेने पर संस्कृत सीखना आसान हो जाता है। संस्कृत सीखना आसान हो जाता है। इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा सीख लेने पर हम हिंदी भाषा आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी की जो लैंग्वेज की जो भाषा है, जो लैंग्वेज की व्याकरण है, वो ग्रामर है, वो सेम ही है। इस वजह से जैसे हमने अगर हिंदी में सीख लिया तो संस्कृत भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। तो ये हमें क्या करती है? हिंदी भाषा हमारा सहयोग करती है, मदद करती है दूसरी भाषा सीखने में। इसके अलावा अब हम देखते हैं अगर हमने कोई किसी ने अगर गिटार बजाना सीख लिया है, क्या सीख लिया है? गिटार बजाना अगर कोई सीख लेता है,
लेने पर वायलिन आसानी से बजा सकते हैं। गिटार जैसा ही होता है, वायलिन आसानी से बजा सकते हैं, बजा सकते हैं। हिंदी भाषा सीख लेने पर संस्कृत सीखना आसान हो जाता है। गिटार बजाना अगर सीख लिया है, किसी ने गिटार बजाना सीख लिया है, तो उसे वायलिन बजाने में आसानी होगी, क्योंकि यह वायलिन बजाने में हमारा सहयोग करता है। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा हमारा जो अंतरण है वो है नकारात्मक सिद्धांत, नकारात्मक अधिगम अंतरण, अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण। कौन सा हो गया? नकारात्मक अधिगम अंतरण या नकारात्मक अधिगम सिद्धांत। तो इसके बारे में देखते हैं। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहयोग नहीं करता, तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक सिद्धांत कहते हैं। एक परिस्थिति में अगर कुछ हम सीख लिया है और हमारा क्या नहीं कर रहा है, वो सहयोग नहीं कर रहा है, तो हम क्या हो गई? यह नकारात्मकता आती है या बाधा बनता है। कोई सीखा हुआ ज्ञान दूसरे ज्ञान में बाधा बनता है, तो वो क्या करता है? नकारात्मक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल दूसरी परिस्थिति में बाधा बनता है या सहयोग नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल, अगर हम देखते हैं कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल दूसरी परिस्थिति में हमारी बाधा बनती है या सहयोग नहीं करता, तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमने संस्कृत भाषा सीख ली है, क्या कर ली है? संस्कृत भाषा सीख ली है, और अब हमें क्या करना है? उर्दू भाषा सीखनी है। तो जो संस्कृत के है वो उर्दू भाषा में हमारे बाधा बनेगा। संस्कृत भाषा सीखने पर उर्दू सीखने में बाधा आती है, सीखने में बाधा। संस्कृत भाषा सीखने पर उर्दू सीखना कठिन। अगर किसी ने शुरू से संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा सीख रखी है, तो उसे उर्दू भाषा सीखने में काफी कठिनाई होगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर कोई स्टूडेंट कला का स्टूडेंट है, अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है, तो उसे साइंस के जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और जो केमिस्ट्री के जो सूत्र है, वो उसे याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी। तो देखते हैं, कला, अगर कोई कला का स्टूडेंट है, क्या है? कला के विद्यार्थी को विज्ञान संकाय में बाधा। अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है, तो उसे विज्ञान सीखने में समस्या आएगी या उसके लिए वो ज्ञान बाधा बनेगा। क्या बनेगा? कला का ज्ञान जो उसके लिए है बाधा बनेगा। इस प्रकार अगर संस्कृत भाषा सीख ली है, तो उर्दू सीखने में उसे बाधा बनेगा और कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से हम देखते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ऐसी परिस्थिति सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहयोग या मदद करे, तो उसे सकारात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा नकारात्मक अधिगम अंतरण, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान व कौशल दूसरी परिस्थिति में बाधा बनता है, सहयोग नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तीसरा अपना है शून्य उदासीन अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में न तो सहयोग करता है और
न ही बाधा बनता है। क्या होता है? बाधा बनता है, एक सेपरेट अलग चलता है। शून्य उदासीन अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? ऐसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो बाधा बनता है और ना ही हमारा सहयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? शून्य उदासीन अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, किस प्रकार उदासीन होता है ये अधिगम सिद्धांत। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में क्या होता है? सहयोग करता है, न तो सहयोग करता है और न ही बाधा बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? शून्य उदासीन सिद्धांत कहते हैं। जैसे बचपन में हमने दोहे पढ़े होंगे, तो अगर हमने कबीर का दोहा याद कर लिया है, कबीर का दोहा याद करने पर अगर हमने कबीर का दोहा याद कर लिया है करने पर रहीम के दोहे पर उसका कोई असर नहीं। अगर हमने दोहे याद कर लिया, अगर हमने कबीर जी का दोहा याद कर लिया है, तो अगर जिस प्रकार जैसे ही हम अगर रहीम का दोहा याद करने जाएंगे, तो वो हमारा पूर्व का जो ज्ञान है न तो हमारा सहयोग करेगा और न ही हमारे लिए बाधा का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कबीर का दोहा अगर हमने याद कर लिया है और रहीम का दोहा याद करने पर वो उदासीन रहता है, ना तो हमारे लिए बाधा बनता है और ना ही हमारा सहयोग करता है। तो यह है शून्य उदासीन अधिगम स्थानांतरण, जिसमें कबीर का दोहा याद करने पर रहीम के दोहे पर उसका कोई असर नहीं होता, इससे हमारा क्या नहीं होता? कोई सहयोग नहीं मिलता, तो शून्य उदासीन अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति का क्या नहीं होता? कोई सहयोग या कोई बाधा नहीं होती। इसमें शून्य उदासीन होता है, ना तो सहयोग मिलता है और ना ही इसमें क्या होती है? हमारी कोई बाधा उत्पन्न होती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसके जो अधिगम अंतरण सिद्धांत के जो प्रकार बताए हैं वो इस प्रकार है। पहला है पार्श्विक अंतरण सिद्धांत, अनुलंब अंतरण सिद्धांत, और तीसरा है अनुक्रमिक अंतरण सिद्धांत, समिश्र अंतरण सिद्धांत और द्विपार्श्वीय अंतरण सिद्धांत। कई बार ऐसा होता है कि इन सिद्धांतों से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। पार्श्वीय अंतरण सिद्धांत, जो पार्श्वीय अंतरण सिद्धांत है वो क्या होता है? पार्श्वीय अंतरण सिद्धांत में एक ही स्तर के काम के लिए ये सहयोग करता है। क्या करता है? समान जो सिद्धांत होता है, समान अंतरण समान परिस्थितियों में किया गया काम दूसरी समान परिस्थिति में ही उपयोग करता है। एक परिस्थिति में किया गया ज्ञान, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान उसी स्तर की दूसरी परिस्थिति में सहयोग करता है। क्या करता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान उसी स्तर की दूसरी परिस्थिति में सहयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्श्वीय अंतरण सिद्धांत। जिस प्रकार अगर स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है कि अध्यापक ने पढ़ाया कि 2 + 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं, तो वो घर जाके क्या कहता है? जब वो घर जाता है तो उसकी मम्मी बोलती है 2 आम है और 2 क्या है? सेब है। तो 2 और 2 कितने हो गए? तो वो फट से जवाब दे देता है कि 2 आम 2 सेब को मिलाकर कुल कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? पार्श्वीय अंतरण सिद्धांत की उसी स्तर का अगर उसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही उत्तर दे सकता है। जिस प्रकार अगर हमने अगर हमने क्वेश्चन रट लिया और हम जाते हैं, तो उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको बता देते हैं। लेकिन जैसे उसको उल्टा कर दिया जाता है कि 4 में से 2 निकालने पर कितने बचते हैं, तो वो उसका उत्तर नहीं दे सकता। तो ये क्या हो गया? पार्श्वीय अंतरण सिद्धांत। जैसे 2 + 2 कितने होते हैं? 2 + 2 को अगर मिलाते हैं 4 होते हैं। अगर मम्मी ने पूछा कि 2 आम + 2 सेब कितने हो गए, तो वो फटाक से जवाब देता है कि 4 हो गए। कितने हो जाते हैं? 4 हो गए। तो ये क्या हो गया? ये पार्श्वीय अंतरण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं जो अनुलंब अंतरण सिद्धांत है, उसमें क्या होता है? अनुलंब अंतरण सिद्धांत में उच्च स्तर का ये स्थानांतरण होता है। क्या होता है? उच्च स्तर का, ये उच्च स्तर का स्थानांतरण होता है। उच्च स्तर का स्थानांतरण होता है। इसके अलावा अनुक्रमित है,
तो तीसरा है अनुक्रमित, अनुक्रमिक, अनुक्रमिक। अनुक्रमिक अंतरण सिद्धांत में क्या होता है? अनुक्रमिक अंतरण सिद्धांत में होता है, ये सकारात्मक अधिगम सिद्धांत हमने देखा अभी, सकारात्मक अधिगम सिद्धांत के अनुसार ही काम करता है। क्या करता है? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के अनुसार काम करता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के अनुरूप, स्थानांतरण के अनुरूप। इसमें नाम से देखते हैं, अनुक्रमिक सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के अनुरूप काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रमित अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा चौथा जो सिद्धांत है वो क्या है? समस्तर अंतरण सिद्धांत। समस्तर अंतरण सिद्धांत क्या होगा? एक समान स्तर के काम करते हैं, एक समान स्तर का, एक समान स्तर का, समान स्तर का स्थानांतरण किसमें होता है? ये समस्तर अंतरण सिद्धांत में होता है, समान स्तर का ही इसमें स्थानांतरण मान्य होता है। ऐसा स्थानांतरण जो समान परिस्थिति में किया गया दूसरी समान परिस्थिति में सहयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? समस्तर अंतरण सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो अपना द्विपार्श्वीय अंतरण सिद्धांत है। द्विपार्श्वीय अंतरण सिद्धांत क्या होता है? द्विपार्श्वीय अंतरण सिद्धांत में ऐसा होता है, जैसे हमने अगर मानव शरीर के दो पार्ट एक साथ काम करने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्वीय अंतरण सिद्धांत। अगर अब कोई बच्चा एक हाथ से लिखता है, बाएं हाथ से लिखता है, और वो जैसे ही दाएं हाथ से भी लिखने लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण सिद्धांत कहते हैं। तो शरीर के दो अंग एक समान काम करें, एक समान काम करें, द्विपार्श्वीय अंतर सिद्धांत क्या हो गया? शरीर के दो अंग एक समान काम करें तो उसे द्विपार्श्वीय अंतर सिद्धांत कहते हैं। जैसे बाएं हाथ से लिखने वाला बच्चा, बाएं हाथ से लिखने वाला दायां हाथ से भी एक समान लिख सके। इसका उदाहरण क्या हो गया? द्विपार्श्वीय अंतर सिद्धांत के अनुसार शरीर के दो अंग एक समान काम करें तो द्विपार्श्वीय अंतर सिद्धांत कहते हैं। बाएं हाथ से लिखने वाला कोई बच्चा है, बाएं हाथ से लिखने वाला दाएं हाथ से समान रूप से लिख सकता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्वीय अंतरण सिद्धांत कहते हैं। इसके कुछ सिद्धांत के बारे में, मानसिक अनुशासन व मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर स्लाइट व ब्रिक्स ने दे दिया। इसके अलावा समरूप तत्वों व समरूप अवयवों का सिद्धांत थॉर्नडाइक व वुडवर्थ ने बताया। आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत, आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत डब्ल्यू.सी. बागले ने बताया। सामान्यकरण का सिद्धांत चार्ल्स वुड ने, और अवयववादी सिद्धांत कॉलर, कोपका, वर्दीमर, और संयोजनवादी का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। एक बार फिर से देखते हैं अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत के बारे में। मानसिक अनुशासन व मानसिक शक्तियों का सिद्धांत डॉक्टर स्लाइट व ब्रिक्स। समरूप तत्वों व समरूप अवयवों का सिद्धांत थॉर्नडाइक व वुडवर्थ। आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत डब्ल्यू.सी. बागले। सामान्यकरण का सिद्धांत चार्ल्स वुड, और अवसरवादी सिद्धांत कॉलर, कोपका, वर्दीमर। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ये और उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो ओरिजिनल में इसके लिए डिजर्व करते हैं। जो फ्री अपना कोर्स चल रहा है, तो फ्री बैच के लिए आप